कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार जो कार्रवाई अब तक करती रही है उसके परिणाम भी बहुत शीघ्र सामने आएंगे, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। पिछले काफी समय से उत्तर प्रदेश की सियासत माफिया अतीक अहमद के इर्द गिर्द घूम रही है। अतीक के अंत के बाद से ही राजनीतिक पार्टियां सरकार और पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान खड़ा कर रही हैं। लेकिन जहां सवाल अतीक के अंत पर हो रहा है, तो वहीं कुछ प्रश्न स्वस्थ लोकतंत्र को लेकर भी उठ रहे हैं कि कैसे आज राजनीति में अपराधीकरण हावी हो चुका है। अतीक अहमद जैसा माफिया 5 बार विधायक और 1 बार सांसद रह चुका है। ऐसे ही कई माफिया और भी हैं जो आज भी अपने धनबल के दम पर सियासी रोटियां सेक रहे हैं। ये समस्या आज की नहीं बल्कि 50 सालों से ज्यादा की है। जैसे उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, राजा भैया, महाराष्ट्र में दाऊद इब्राहिम, हाजी मस्तान, याकूब मेमन जैसे लोगों का राजनीति में काला इतिहास रहा है। सरकार ने 1993 में एनएन वोहरा कमेटी बनाई थी जिसने बताया था कि माफिया गिरोह कई क्षेत्रों में समानांतर सरकार चला रहे हैं। इस रिपोर्ट को लेकर संसद में जोरदार हंगामा भी हुआ, लेकिन परिणाम कुछ नहीं आया। और आता भी कैसे, क्योंकि सभी जानते हैं कि राजनीति में अपराधीकरण राजनेताओं की मदद से ही संभव है। अपराधियों को पार्टी पहले पूछती है और अपना काम निकलने पर किनारे कर देती है, जिसे लेकर सवाल उठता है कि आखिर कब तक सियासत में माफियागिरी का एक खेल यूं ही चलता रहेगा, जिसका सीधा सा एक ऐसा जवाब है जिससे अतीक जैसे माफियाओं का एक झटके में समाधान हो जाएगा। और वो समाधान है सरकारी खर्च पर चुनाव। जी हाँ, जिसकी चर्चा आज नहीं बल्कि कई सालों से होती आ रही है। नोटबंदी के अपने अभियान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राजनीतिक दलों से अपील की थी कि वो भारत में चुनाव की सरकारी फंडिंग के मुद्दे पर आम राय बनाएं, ताकि चुनाव की लगातार बढ़ती लागत और काले धन या फिर गैर कानूनी धन की घुसपैठ कम हो सके। दरअसल भारत में चुनाव काफी महंगा हो चुका है। देश में 2019 में हुआ आम चुनाव दुनिया का सबसे महंगा चुनाव था, जिसकी तुलना में 2009 की बात करें तो 2009 में राजनीतिक दलों की ओर से चुनाव में $2 अरब का खर्च किया गया। 2014 में यह नंबर बढ़कर $5 अरब हो गया, जबकि 2019 में $8.5 अरब तक पहुंच गया। ये आंकड़े बताते हैं कि किस तरह से चुनाव में पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये पैसा आता कहां से है, क्योंकि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर के मुताबिक 2021-22 की रिपोर्ट बताती है कि 2021-22 में नेशनल पार्टीज के इनकम का 60% हिस्सा ऐसा था जो उन्हें अज्ञात सोर्स से मिला था। यानी कि ये पैसा कहां से आया किसी को कुछ नहीं पता। 2004 से 2005 में 2172 करोड़ नेशनल पार्टीज को मिले थे। वहीं यह नंबर साल 2021-22 में बढ़कर 17,249 करोड़ हो गया। इतने पैसे पॉलिटिकल पार्टी को कहां से मिले कुछ पता नहीं, जबकि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 कहता है कि राजनीतिक दलों के कोषाध्यक्ष को 20,000 से ज्यादा के किसी भी योगदान के डॉक्यूमेंट्स चुनाव आयोग को दिखाने होंगे। लेकिन उन्हें ये पैसा कहां से मिल रहा है ये बताने के लिए वो बाध्य नहीं है। और यहीं पर है सबसे बड़ा खेल, क्योंकि राजनीतिक दलों को करोड़ों में पैसा कहां से आ रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज को ये बात किसी को नहीं बतानी। वैसे सभी जानते हैं कि इन दलों को इतने पैसे कहां से मिलते हैं, इसलिए तो माफियाओं को टिकट दिया जाता है ताकि राजनीतिक दलों का भरण पोषण किया जा सके। ऐसे में क्या ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं? सवाल उठता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो कैसे आम और ईमानदार लोग राजनीति में आ पाएंगे, क्योंकि जिनके पास पैसा नहीं है वो तो चुनाव लड़ ही नहीं सकते। पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े नेता एक दिन में 4-4 रोड शोज करते हैं, लेकिन हजारों या लाख 2 लाख कमाने वालों के लिए क्या ये संभव है? वैसे चुनावी खर्च को पारदर्शी बनाने के लिए कई कदम उठाए जा चुके हैं, लेकिन फिर ऐसा कोई भी कदम जो राजनीतिक दलों को ही बांध दे, वो खुद ही से निष्प्रभावी बना देते हैं। 1968 में इंदिरा गांधी के काल में कॉरपोरेट चंदे पर बैन लगा दिया गया था, लेकिन फिर साल 1985 में इसे वैध ठहरा दिया गया। मोदी सरकार भी चुनावी बॉन्ड योजना लेकर आई, लेकिन इसमें भी दानदाताओं का नाम उजागर न करने को लेकर विवाद खड़ा हो गया।
ऐसे में जरूरी है कि सरकार और विपक्षी पार्टियों को इस पर सकारात्मक कदम उठाना ही चाहिए, ताकि राजनीति को अतीक जैसे माफियाओं की जरूरत ना पड़े और लोकतंत्र भी सेहतमंद बन सके। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां चुनाव में सरकारी फंडिंग होती है। लैटिन अमेरिकी देशों ने राजनीतिक लोगों को सरकारी सब्सिडी देने की शुरुआत की थी। उरुग्वे ने 1920 में सरकारी सहायता शुरू की, जिसे बाद में कोस्टा रिका और अर्जेंटीना ने भी अपना लिया। 1950 के दशक में जर्मनी ने सरकारी फंडिंग शुरू की। इसके मॉडल को यूके और फ्रांस ने अपनाया। अमेरिका में सार्वजनिक धन व्यवस्था ने 1960 के दशक में आकार लिया। 1966 में पहली बार राष्ट्रपति चुनाव के लिए सार्वजनिक धन की गठजोड़ हुई थी। यूरोप में 86% देश राजनीतिक दलों को सब्सिडी देते हैं। जर्मनी और यूके इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यानी कि सरल भाषा में कहें तो राजनीतिक दलों और चुनाव की सरकारी फंडिंग को दुनिया भर में सबसे प्रमुख चुनाव सुधार के तौर पर देखा जा सकता है। ऐसे में अब निगाह सरकार पर है कि वो इसे लेकर कोई बड़ा फैसला लेती है या नहीं।